हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे करंट मेजरिंग डिवाइसेस। वैसे तो इलेक्ट्रिक करंट का ही पार्ट है, बट क्योंकि वो चैप्टर काफी बड़ा हो गया था तो मुझे लगा इसको एक अलग पार्ट से पढ़ा दिया जाए तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है, करंट मेजरिंग डिवाइसेस में हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती है जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज हो गया, या फिर हम गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं, देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में आती है। जैसे कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम थ्योरी पे भी फोकस करो और सारी चीजें करें, तो बेटर रहेगा कि मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही आपके फॉर्मुलाज रिकॉल करवाता चलूं आपको, ताकि आप लोगों को चीजें याद आती रहे कि हाँ भाई ये फॉर्मुला भी हमने पढ़ा था, ये फॉर्मुला भी पढ़ा था। ठीक है, तो अल्टीमेट टास्क ही हमारे ये है कि बस जो चीजें हमने पढ़ी थी वो लास्ट मिनट पे एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज हो जाए। ठीक है, चलिए भाई, तो कुछ सवालों से हम इस कहानी को शुरू करते हैं। तो पेन और पेपर आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे कि पहला सवाल आपसे बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज L। भाई एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ L है, एक सेल जिसका EMF E है, जो बैलेंस हो रहा है एट लेंथ L/3 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज बाय L/2, at what distance will the same cell give a balance point? पोटेंशियोमीटर की कहानी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। ऐसा कुछ यहां पे रियोस्टेट होता था। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया लिख जाएगा आप लोगों को। पोटेंशियोमीटर में यहां पे एक सेल लगाया जाता था, यहां पे एक पोटेंशियोमीटर वायर होती थी। याद है आप लोगों को, यहां पोटेंशियोमीटर वायर होती थी, यहां पे एक अनजान EMF का सेल लगाया जाता था। इस पॉइंट को एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया जाता था और यह पॉइंट कनेक्टेड होता था जॉकी के साथ में। इस जॉकी को इस पोटेंशियोमीटर वायर पे हम अलग अलग पॉइंट्स पे रख के चेक करते थे कहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आता था। बेटा इस वायर के लिए, इस पोटेंशियोमीटर की वायर जो थी, इस वायर के लिए एक टर्म डिफाइन किया जाता था जिसको हम कहते थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद हो आप लोगों को तो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की हम बातें करते थे, जो कि होता था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। वायर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम वो यहां लिखेंगे और वायर का लेंथ हम यहां लिखते हैं। तो अगर हमने इस पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट देखा, इट विल बी योर V/L, जिसको कि जनरली हम लोग K से डिनोट करते हैं। एंड हियर कैपिटल L से मैं इसको लिख देता हूं, इट शोज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इट शोज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो एक अनजान EMF को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है बेटा। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमारे पास इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, इसके अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, तो बेटा ये वाली लेंथ जो होती है वो x मान लीजिए। तो कहानी बड़ी सिंपल होती है बेटा, जो अननोन EMF होता है वो kx के बराबर होता है। k क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अनजान EMF जो होता है वो V/L.x के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे आप अनजान सेल के EMF को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पे क्या बोला है, जो बैलेंसिंग लेंथ है बेटा, x क्या होती है? बैलेंसिंग लेंथ होती है। बैलेंसिंग लेंथ यहां पे L/3 है, वायर का लेंथ L है। तो क्या मैं EMF निकालूं पहले केस में? ठीक है सर, पहले केस में EMF निकाल लेते हैं। सो केस फर्स्ट, जब बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास L/3 था तो उस केस में EMF आया V/L.L/3। EMF आ रहा है बेटा V/3। चलेगी कहानी? बहुत बढ़िया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को L/2 और इंक्रीज कर दिया। बेटा अगर वायर का लेंथ इंक्रीज हो गया तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा। तो सिंस द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड, सिंस लेंथ ऑफ potentiometer wire is increased, therefore the new potential gradient will be, therefore new potential gradient will be, जिसको हम K डैश से डिनोट करते हैं। इट विल बी और पोटेंशियल तो सेम था लेकिन लेंथ होगी L+L/2। बेटा इनिशियल लेंथ कितनी थी? L थी, अभी L/2 और इंक्रीज कर दिया तो नाउ न्यू लेंथ विल बी L+L/2। इट कम्स आउट बी बेटा V/3L/2। सो नया पोटेंशियल ग्रेडियंट आप देख सकते हो, इट विल बी योर
K dash will be your 2/3 times of the initial potential gradient. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट में परिवर्तन हो गया यहां पे, तो नया पोटेंशियल ग्रेडियंट है 2/3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन। तो नया जो ईएमएफ, सेम सेल का ईएमएफ, बेटा सेम सेल आपने लगाया फिर से, एट व्हाट डिस्टेंस विल सेम सेल गिव द बैलेंस पॉइंट। अब नया बैलेंस पॉइंट आपको बताना है, एक्स का वैल्यू, सेम सेल लगाया, नया वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट और यहां पे बैलेंसिंग लेंथ एक्स मान लीजिए, सेम सेल इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ के इंटू एक्स। मेरे बच्चे के का वैल्यू या ई का वैल्यू आप क्या जानते हो, ई का वैल्यू v/3, या फिर सर यहां पे के फॉर्मेट में लिखूं तो के फॉर्मेट में तो क्या ही लिखेंगे, v के फॉर्मेट में रहने दो। चलो इसको ई को लिखते हैं v/3, लिख देता हूं मैं यहां पे v/3 इक्वल्स टू 2/3, के को लिखते हैं बेटा v/l, के को v/l लिखते हैं इंटू एक्स। बेटा 3 से तो 3 मर जाएगा, v से v मर जाएगा, x का वैल्यू बनेगा l/2। तो नया बैलेंसिंग लेंथ बनता है l/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। नया बैलेंसिंग लेंथ बनता है l/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इनिशियल वाला v/l होता है। सो l/2 इज द फाइनल आंसर। ये रहा बी ऑप्शन में, और यही पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। कोई समस्या है इस सवाल में? मुझे तो नहीं लगता कुछ होगा, ऐसा कोई खतरनाक वाला सवाल नहीं था, क्योंकि ये, फिर भी आप नोट कर लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हम लोग। पहले केस में ईएमएफ निकाल लिया, v/3 आ रहा है। अब पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया तो एक नया पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा इस केस में, विच इज योर v डिवाइडेड बाय l प्लस l/2, क्योंकि भैया लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। So it will be v divided by 3l/2 and solving this part 2v divided by 3l। तो उस केस में बेटा फिर से अब आप क्या कर रहे हो, बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करने की कोशिश करी। बैलेंसिंग लेंथ बेटा E इक्वल्स टू k डैश x, सेम सेल लगाया था, सेम अनजान सेल, ईएमएफ तो वही रहेगा, 2/3 टाइम्स ऑफ k हो जाएगा, क्योंकि नया पोटेंशियल ग्रेडियंट 2/3 टाइम्स है इनिशियल वाले के, k डैश 2/3 टाइम्स ऑफ k, और सॉल्व किया, x का वैल्यू l/2 है। क्लियर रहेगी बातें? वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ पोटेंशियोमीटर वायर AB इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। बेटा ये जो पोटेंशियोमीटर वायर AB आपको दिख रही है, ये कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, यार पोटेंशियोमीटर वायर के रेजिस्टेंस को RP से लिख देता हूं मैं, ताकि पता चलता रहे। पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस बेटा ये 10 ओम का। इफ द गैल्वेनोमीटर शोज द जीरो डिफ्लेक्शन एट द पोजीशन C, बेटा C पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आया है, मतलब C पॉइंट के जो ये डिस्टेंस आ रही है, दिस इज द बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर। सो दिस 40 सेंटीमीटर इज एक्चुअली द बैलेंसिंग लेंथ। You have to find the unknown resistance R। ये unknown resistance R कितना होगा ये निकालना है आपको। पहली बात मुझे एक सिंपल सी चीजें क्लियर कर दो बेटा। इस पॉइंट को मैं बोलता हूं, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट Q। बेटा जो पोटेंशियल A और C के अक्रॉस होगा, क्या वही पोटेंशियल P और Q के अक्रॉस भी होगा? क्यों? क्योंकि सर सीधी सी बात है, AC और PQ दोनों पैरेलल में है, तो VAC और VPQ बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बोलो भाई। VAC इक्वल्स टू VPQ हो सकता है कि नहीं हो सकता भैया? जो पोटेंशियल A और C के क्रॉस, वही पोटेंशियल P और Q के क्रॉस। A और C के क्रॉस पोटेंशियल अगर हम देखें, सो इट विल बी योर K पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इसके क्रॉस पोटेंशियल की बात करें बेटा, सो इट विल बी योर E माइनस का IR, तो 5 माइनस का I इंटू R की वैल्यू 1। कैपिटल R निकालना है आपको, रुको जरा सबर करो। पहली बात तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने यहां से, पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना रहेगा बेटा, V/L। ऊपर देखो V कितना है, 10 वोल्ट का, सो 10 अपॉन टोटल लेंथ 100, 1/10 वोल्ट, 1/10, इसको यहां पुट कीजिए, 1/10 इंटू 40 इज इक्वल टू 5 माइनस का I। सो I का वैल्यू 5 माइनस का 4 यानी कि 1 एम्पियर। सर इससे क्या साबित हो रहा है?
अरे यार आपको तो ये आर निकालना है ना, तो जो पोटेंशियल पी और क्यू के अक्रॉस, क्या वही पोटेंशियल अभी एस और टी के अक्रॉस भी होगा क्या? तो वी पी क्यू इज इक्वल्स टू वी एस टी भी कर सकते हो। तो वी पी क्यू इक्वल्स टू वी एस टी, भैया पी क्यू के अक्रॉस जो पोटेंशियल था वो एसी के बराबर था। तो 4 इज इक्वल्स टू, तो 4 इज इक्वल्स टू आई इंटू कैपिटल आर। करंट कितना आया है? करंट आया है 1। अरे एसी पी क्यू एस टी तीनों पैरेलल में, तो जो पोटेंशियल ए और सी के अक्रॉस वही पोटेंशियल पी और क्यू के अक्रॉस, तो उससे तो हमने करंट निकाला। जो पोटेंशियल पी और क्यू के अक्रॉस वही पोटेंशियल एस और टी के अक्रॉस भी, तो एस और टी के अक्रॉस पोटेंशियल होता है आई आर, तो एस और टी के आई आर। पी और क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल एसी के बराबर, तो एसी के अक्रॉस पोटेंशियल मैंने निकाला था 4 आ रहा था बेटा। वी एसी जब आप सॉल्व करोगे तो 4 आएगा बेटा, के इंटू 40 1/10 इंटू 40 4 वोल्ट। तो ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल 4 आ रहा था, मैंने यहां पे 4 पुट किया और यहां पे आई आर। सो फ्रॉम हियर आर का वैल्यू बनता है 4 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा, क्योंकि करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है, आई का वैल्यू 1 पुट करोगे, आर आएगा 4 ओम, जो कि मुझे मिल रहा है यहां पे बी ऑप्शन में। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा फॉर दिस। सिंपल सी बात है, यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब समझ जाओ कहानी खत्म हो चुकी है। ये पॉइंट ये और ये पैरेलल में आएंगे, इसका क्रॉस पोटेंशियल, इसका क्रॉस पोटेंशियल, इसका क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व किया तो करंट मिला, फिर इन दोनों को सॉल्व किया या फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो मुझे कैपिटल आर भी मिल गया 4 ओम का। समझ आती है बातें? बढ़ सकते हैं आगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? इफ द रीडिंग ऑफ एमीटर A1, बेटा ये रहा A1, ये रहा A2 और ये रहा A3। A1 की रीडिंग अगर 2.4 एम्पियर है, A1 एमीटर क्या मेजर करता है बेटा? करंट को। तो अगर A1 की रीडिंग 2.4 है तो मैं समझ गया ऊपर वाली ब्रांच में करंट 2.4 एम्पियर का होगा। मैं समझ गया ऊपर वाली ब्रांच में करंट है 2.4 एम्पियर का, तो A2 और A3 की रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। A2 और A3 की रीडिंग क्या होगी ये आपको बताना है। क्या करें सर? ये वाला ही करंट दे देता तो भी बात थी, है ना? ये करंट ही दे देता तो भी बात थी, उसने ये करंट दे दिया। बेटा क्या ये 20 ओम और ये 30 ओम पैरेलल में है? और अगर ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। बिल्कुल सर सही बोले, इनके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। तो ऊपर पोटेंशियल निकालो, सबसे पहले ऊपर का पोटेंशियल निकालो, कितना होगा? V इज इक्वल्स टू आई आर किया हमने 2.4 इंटू 20। चलो मैं एक काम करता हूं, ऊपर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 ले लेता हूं और नीचे की तरफ पोटेंशियल को V2 ले लेता हूं। इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा V2। सिंस दीज बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो V1 इज इक्वल्स टू V2। बेटा पैरेलल है, पोटेंशियल सेम होगा, सो I1 इंटू R1 इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2। I1 2.4 इंटू R1 20 इज इक्वल्स टू I2 इंटू 30। 0 से 0 मरेगा, पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आएगा, 3 8 24। सो I2 का वैल्यू बनेगा 1.6 एम्पियर। कितना बन जाएगा I2? 1.6 एम्पियर। तो 1.6 दो ऑप्शन में दिख रहा है, बाकियों में नहीं दिख रहा, काट दिया। आपको I1 पता है, आपको I2 पता है, तो क्या आप I3 नहीं निकाल सकते? बोलो भाई। आपको I2 भी पता चल गया, आपको I1 भी पता चल गया, क्या I3 नहीं निकालोगे? फ्रॉम द जंक्शन लॉ, आने वाला करंट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। तो फ्रॉम जंक्शन लॉ वी नो दैट, फ्रॉम जंक्शन लॉ वी नो दैट I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। बेटा यहां पे सॉल्व किया, 2.4 प्लस का 1.6, सॉल्व करने पे 4 एम्पियर इज द करंट इन द I3। सो 1.6 के साथ 4 एम्पियर की कहानी बिल्कुल सही जमेगी और ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पे क्लियर रहेगी बातें आपको? ठीक है, सिंपल सा सवाल था ये वाला। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया है, अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इज सेट अप
एज शोन इन द फिगर बेटा, यहां पे आपको देख सकता है एक पोटेंशियोमीटर का पूरा एक सेटअप जमा के रखा हुआ है. इफ बोथ द गैल्वेनोमीटर शोज द नल डिफ्लेक्शन फॉर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एट एक्स एंड वाई. G1 वाला गैल्वेनोमीटर बेटा नल डिफ्लेक्शन शो करता है x1 डिस्टेंस पे, G2 वाला जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है एट पॉइंट y. तो बेटा क्या कहोगे यहां से, E1 बड़ा होगा E2 छोटा होगा, या फिर E1 छोटा होगा E2 बड़ा होगा, या फिर दोनों ही E1 E2 बराबर होंगे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा. ये जो एक सेटअप है बेटा, इट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन ईएमएफ ऑफ सेल, टू फाइंड अननोन या फिर टू फाइंड दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को, रुक जाओ. ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल. तो बेटा ये सेटअप किसका है, किसी भी अनजान सेल का ईएमएफ फाइंड करना हो तो ये सेटअप काम आता है बेटा उसके. अच्छा, फॉर्मूला क्या लगता है इसमें, फॉर्मूले की बात करें, सो इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज योर कैपिटल एल, अगर पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कैपिटल एल हो जाएगा, सो वी नो बेटर द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज गिवन बाय E by L. हा हा हा. चलिए भाई, you know better, it is the potential gradient of this potentiometer wire AB. Now if we wish to find the EMF of the unknown cell E1, it is can be written as E1 equals to Kx. Similarly, E2 can be written as Ky. So from here you can simply say that E1 is proportional to X, also E2 is proportional to Y. कौन बड़ा है, X या Y? सर जी y बड़ा है x से, तो सिंस y इज बड़ा देन x, देयरफॉर E2 इज बड़ा देन E1. भैया y x से बड़ा है इसलिए E2 बड़ा हो जाएगा E1 से, तो E2 बड़ा हो जाएगा E1 से. थर्ड ऑप्शन यही तो है हमारा फाइनल आंसर. समझते हो बात को, बहुत ज्यादा टफ हो गया, हाँ सर पसीना आ गया ऐसे सवाल करके. तो देखो यार, फंडा अगर पता है ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. वैसे भी आपका एडवांस में फेवरेट है ये वाला पार्ट, ठीक है. मेंस में ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं आते, बट पता नहीं इतने ज्यादा नहीं है. आएंगे सवाल, एक आध सवाल तो आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा बेटा, ठीक है. जेई वालों का तो ऐसे भी फेवरेट होता है ऐसे खतरनाक वाली चीजें. तो आई थिंक ये पार्ट अभी आपको क्लियर होता है, और अगर ये सारी बातें आपको क्लियर होगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की ओर आ सकते हैं. अगला सवाल हमसे कहता है, इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर. बेटा गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है. इफ द क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ द वायर ए बी, बेटा ये रही क्रॉस सेक्शन, एक वायर ए बी, अगर इसके क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए, ये जो वायर ए बी है इसके क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया जाए, देन फॉर द नल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ ए सी. बेटा ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लीजिए अभी इनिशियल केस में इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है. मान लीजिए इस वायर का क्रॉस सेक्शन अभी ए है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन जो है अभी वो ए है, तो बेटा ए सी का वैल्यू कितना है, एक्स है. अगर इफ क्रॉस सेक्शन हम डबल कर दें, अगर क्रॉस सेक्शन को हमने 2a कर दिया, देन AC कितना हो जाएगा, क्या वो x/4 हो जाएगा, क्या वो 4x हो जाएगा, क्या वो 2x हो जाएगा, या फिर वो x ही रहेगा. हाँ, मीटर ब्रिज की बातें चल रही है यहां पे, व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है ये. बीच में जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब यहां का रेजिस्टेंस R1, यहां का रेजिस्टेंस R2, इधर का रेजिस्टेंस RAC, इधर का रेजिस्टेंस RCB. बेटा क्रॉस सेक्शन को अगर आपने बढ़ा दिया, पूरी वायर AB की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ इतने से पार्ट की बात नहीं कर रहा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द होल वायर. एंड इफ वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द होल वायर, देन व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ AC. सो वी हैव टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ AC. चलो भाई हिंदी पे बात कर लेते हैं. हाँ भाई क्या करें अब, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज की बातें लगा ले यहां पे. व्हीटस्टोन ब्रिज भूल गए, कुछ याद आया. हाँ क्या बोलते थे भाई, अगर इधर का रेशो
पी क्यू आर एस टी यू वी। चलो भाई, क्या बोलते हैं, अगर पी और क्यू का रेशो आर और एस के रेशो के बराबर हो जाए तो बेचारा टी जो है शॉर्ट सर्किट हो जाता था। याद नहीं है, छोड़ो, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे तुम लोग, कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है तुम लोगों को, देख लो भाई। सो पी और क्यू, पी बाई क्यू, इफ पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, देन ये वाला पार्ट शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां पे भी देखो, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस इस वायर का, एक रेजिस्टेंस यहां, एक रेजिस्टेंस इस वायर सीबी का, और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगाया था। भाई बात तो आज भी वही है, बीच में रेजिस्टेंस की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दो, क्या फर्क पड़ जाता है इससे। ऊपर के रेजिस्टेंस का नाम R1 कर दिया, नीचे के रेजिस्टेंस का नाम RAC कर दिया, क्या फर्क पड़ गया इससे। इधर के रेजिस्टेंस का नाम R2 कर दिया और इधर के रेजिस्टेंस का नाम RCB कर दिया, क्या फर्क पड़ गया इससे। बोला है G में कोई करंट नहीं जा रहा, मतलब G में जीरो डिफ्लेक्शन है, शॉर्ट सर्किट हो चुका है ये। बोल दिया क्वेश्चन में, देखो नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट सर्किटेड है पहले से। और अगर ये शॉर्ट सर्किटेड है तो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से देखा जाए, कलर चेंज कर लेते हैं अब। सो R1 डिवाइडेड बाय RAC इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय RAC BC, AC CB है, ओके CB। चलो भाई, अब देखो यार, R1 R2 तो रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं, तो इसके साथ छेड़खानी मत करना। लेकिन AC ये तो वायर है ना, वायर के लिए तो हम जानते हैं रेजिस्टेंस निकालना आसान होता है। सो इट विल बी R1 डिवाइड बाय रो इनटू, बेटा इसका लेंथ कितना था, x अपॉन इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय, बेटा ये एक मीटर ब्रिज होता है जिसमें AB की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है, पता है ना आपको। ये जो लेंथ AB की होती है इट इज ऑफ 1 मीटर, जिसको कि प्यार से 100 सेंटीमीटर भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर में ले लेता हूं बेटा, तो रिमेनिंग लेंथ हो जाएगा रो 100 माइनस का x डिवाइडेड बाय A। बेटा यहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, देखा जाए तो रो से तो रो मर जाएगा, ए से ए भी मर जाएगा, और ये हम क्या देख रहे हैं, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा किस चीज से, वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से। इसको तो वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अगर आप क्रॉस सेक्शन को डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना 5 गुना 100 गुना कर दो वायर के क्रॉस सेक्शन को, ये जो लेंथ AC था ना ये x ही रहेगा। तो ये लेंथ AC x ही रहता है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। x क्या था बेटा, वही था AC का लेंथ, लिख दो यहां पे लेंथ ऑफ AC, यहां पे लिख दूं 100 माइनस, या फिर लेंथ ऑफ BC, ऐसे लिख दो इसको। चलो भाई, R1 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ CB। अब आप समझदार हो, इनकी लेंथ चेंज करना चाहते हो तो R1 R2 को चेंज करना पड़ेगा, ना कि इनके क्रॉस सेक्शन को। अगर आप लेंथ चेंज करना चाहते हो तो इनके R1 R2 को चेंज करना पड़ेगा, ना कि वायर के क्रॉस सेक्शन को। तो वायर के क्रॉस सेक्शन को आप डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, कितना भी कर दो, वो सेम ही रहेगा, x ही होगा। तो AC का वैल्यू x ही रहता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, छाप लो इसको। लिखा सभी ने, समझते हो बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्यारा सा सवाल है, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच S2, बेटा स्विच S2 कहां है, ये रहा है स्विच S2। बोला है व्हेन स्विच S2 इज ओपन, अभी ये क्लोज नहीं था, पहले ये ओपन है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहां से ओपन करता हूं, बस थोड़ी देर के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अभी स्विच S2 ओपन है पहले। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन फॉर लेंथ L/2, बेटा वायर का टोटल लेंथ है कैपिटल L और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है कैपिटल L/2, ठीक है सर। तो पहला केस इतना तो मैं सॉल्व कर ही सकता हूं, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं बेटा। क्या अभी ऊपर वाला सर्किट इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये 6 वोल्ट इसके साथ बैलेंस कर रहा है। दिस पॉइंट लेट्स से वी कंसीडर टू बी C,
यहां पे एक पॉइंट मार्क करता हूं P, यहां पे एक पॉइंट मार्क करता हूं Q। बेटा अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा PQ से, तो जो EMF होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस और EMF का अंतर पता होना चाहिए। अगर सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो जो हमारा EMF था वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सो VPQ इज इक्वल्स टू VAC, कह सकते हैं ये वाली बातें। VPQ इक्वल्स टू VAC कह सकते हैं ऐसी बातें। तो यहां से VPQ 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू VAC, बेटा क्या लिखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ कैपिटल L/2, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। तो यहां से ये जो प्राइमरी सर्किट में सेल था इसका EMF मिल जाएगा, यही तो मांगे उसने। क्या मांगे, देखो 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 क्या मांगे, EMF E ऑफ द अदर बैटरी कितना होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की जगह लिखता हूं E डिवाइड बाय कैपिटल L, ये वाला EMF डिवाइड बाय टोटल लेंथ इनटू L/2, L से तो L मर जाएगा और E का वैल्यू बनेगा बेटा 12 वोल्ट। अब क्या हुआ यूं कि अभी तक तो S2 ओपन था, S2 ओपन था तो जो EMF था वही पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर था। लेकिन जैसे ही आपने S2 को किया क्लोज, जैसे ही आपने S2 को किया क्लोज, अब S2 क्लोज होते बेटा इस वाले सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। अब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएंगे बेटा। ऐसे केस में मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R बताना है, ऐसे केस में मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस R बताना है। और जैसे S2 को आपने क्लोज किया, बैलेंसिंग लेंथ हो गई हमारे पास 5L/2, बैलेंसिंग लेंथ हो गई 5L/2। तो कहानी तो बेटा आज भी वही लगनी है, VPQ इज इक्वल्स टू VAC वाली, ठीक है। तो VPQ कैन बी रिटन है 6 माइनस का IR इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ 5L/12 हो जाएगा बेटा। बैलेंसिंग लेंथ कितना हो जाएगा, 5L/12 हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 6 माइनस का IR इक्वल्स टू A और C के अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ बेटा 5L/12 हो चुकी है। तो 6 माइनस का करंट की वैल्यू कितनी है सर, पता नहीं, करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें करंट की वैल्यू को, ऊपर वाले सर्किट को सॉल्व करें। सो करंट का वैल्यू बनेगा 6 डिवाइड बाय 10 प्लस का स्मॉल r। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये I इक्वल्स टू जो इसका EMF था डिवाइड बाय, ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में थे, तो 6 माइनस का I की जगह लिखेंगे 6R डिवाइड बाय 10 प्लस का स्मॉल r इक्वल्स टू बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट E बाय L, पोटेंशियल ग्रेडियंट E बाय L। तो E कितना है 12 बटा लेंथ हो जाएगा L डॉट 5L बटा 12, 12 से 12 L से L। तो इट कैन बी रिटन एज 6 माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 6R डिवाइड बाय 10 प्लस का R। क्या आ रहा है R का वैल्यू, सोचो जरा। अरे अब तो सॉल्व करोगे, देखो R का वैल्यू क्या आ रहा है। तो भाई 6 माइनस का 5 ये तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा, 6R डिवाइड बाय 10 प्लस का R। अब सॉल्व करने वाली बात थी, 10 प्लस R इधर आएगा, R का वैल्यू 2 बन रहा होगा। देख लो भाई R का वैल्यू 2 ओम बनेगा। इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन नाउ। ये तो ऐसे कर लिया मैंने, 10R इधर आया, R उधर गया, 6R माइनस R 5R, तो R का वैल्यू 10/5 2 होता है। तो देखो भाई EMF है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 2 ओम का। तो क्या मेरा बी ऑप्शन मैच कर रहा है इस पे? देखो ये वाला पार्ट कब का सॉल्व था, ये वाला पार्ट कब है बेटा, जब S2 को ओपन था, जब S2 हमारा ओपन था। ये कौन सा पार्ट है, जब S2 हमारा क्लोज हो गया। तो दो अलग अलग केसेस को सॉल्व किया हम लोगों ने। पहला केस जिसमें S2 ओपन था तो जो EMF था वही पोटेंशियल डिफरेंस भी होता था, लेकिन जैसे ही S2 को आपने क्लोज किया अब इस सर्किट से करंट फ्लो होने लगा। नाउ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 माइनस का IR जो AC के बराबर है। अगेन बैलेंसिंग लेंथ पता है तुम लोगों को 5L/12 दिया था। पोटेंशियल ग्रेडियंट E बाय L, E हमने निकाल लिया 12 बटा L। सॉल्व करना, आंसर आएगा। छाप लो भाई इसको जल्दी से। हो गया, बहुत शानदार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। इन द फिगर शोन for given R1 and R2 the balancing point for the jockey is at 40 centimeter from A। बेटा ये A पॉइंट को थोड़ा इधर बना लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा।
सिमिलरली बी पॉइंट को यहां पे बना लेना, ठीक है। तो ए और बी के बीच में हम बातें करेंगे। When R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, the balance shift to the 50 centimeter, the R1 and R2 will be बेटा। फिर से वही बात होगी, A और B को मैंने यहाँ पे खिसका दिया पीछे की तरफ ताकि चीजें हमारी थोड़ा अच्छी हो जाए, चीजें और अच्छे से समझ आ जाए अपने को, ठीक है। तो A और B को मैंने थोड़ा पीछे खिसका दिया ताकि चीजें और अच्छे से समझ आ जाए। A और B का सेपरेशन आपको पता है, इट इज ऑफ 1 मीटर। बैलेंसिंग लेंथ, पहला केस फर्स्ट इनिशियली बेटा फिर से वही कहानी चलने वाली है। यहां पे R1 डिवाइडेड बाय, यहां पे इस पॉइंट को C बोल दूं, लेंथ ऑफ AC अभी हमने सॉल्व किया था, इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ CB। भूल गए ना तुम लोग, अभी तो सॉल्व किया था। सो R1 डिवाइड बाय, बैलेंसिंग पॉइंट है बेटा 40 सेंटीमीटर का, बैलेंसिंग पॉइंट है 40 सेंटीमीटर का, इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ 1 मीटर, 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर में से 40 को माइनस करना है। इधर से सॉल्व करेंगे तो R1 बटा 40 इज इक्वल्स टू R2 बटा 60 हो जाएगा। सो R1 का वैल्यू 2R2 बाय 6, 3 हो जाएगा, 2 to the 4, 2 3 to the 6। तो पहला रिलेशन हमें R1 और R2 में मिल चुका है, डब्बे के अंदर बंद कर दिया। अब आपने क्या किया, आपने एक काम किया, R2 को शंट किया, मतलब इसके साथ पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। आपने R2 को शंट किया, शंट मतलब इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। तो जैसे ही आपने इसके पैरेलल में एक 10 ओम का रेजिस्टर लगाया, तो नाउ केस टू when R2 is shunted, तो उस केस में बेटा R1 डिवाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का, इज इक्वल्स टू, यहां पे मैं R2 डैश लिखूंगा क्योंकि अब R2 को शंट कर चुके हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस का 50। बैलेंसिंग लेंथ इस केस में कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, सवाल में बोल रखा है बात उसने। When R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, balance shifted to 50 सेंटीमीटर, तो बैलेंसिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। R2 डैश कैसे सॉल्व किया जाए, R2 डैश विल बी इक्वल्स टू R2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस, अरे यार दो रजिस्टर्स जो है अगर पैरेलल में होते हैं तो यही तो होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। सो यहां से R1 इक्वल्स टू R2 डैश आ रहा है, सोच के देखो 100 माइनस 50, 50 और ये भी 50, तो ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। सो R1 इक्वल्स टू R2 डैश, R2 डैश की जगह लिखेंगे, सो R1 इज इक्वल्स टू 10 R2 डिवाइड बाय 10 प्लस R2। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ लेट्स सॉल्व देम। पहली इक्वेशन कहती है R1 जो है 2R2 बाय 3 है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से R1 की जगह देखो तो R1 की जो वैल्यू है वो है 2R2 बाय 3, सो 2R2 बाय 3 इज इक्वल्स टू 10R2 डिवाइड बाय 10 प्लस R2, ये सारा मर जाएगा। सो 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2। 1 बाय 3 इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस R2, भैया ये 3 इधर जाएगा, 15 हो जाएगा। सो 10 प्लस का R2 इज इक्वल्स टू 15, सो R2 विल बी गिवन एज 5 ओम। सो R2 तो मिल गया, व्हाट अबाउट द R1, सो R1 जो था वो था 2 इंटू R2 बाय 3, इट कम्स आउट बी 10 बाय 3 ओम। सो R1 का वैल्यू 10 बटा 3, R2 का वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आओ देखते हैं। ए ऑप्शन, ये है हमारा फाइनल आंसर। मीटर ब्रिज की कहानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। आपको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगता है, बैलेंसिंग पॉइंट C है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा, और फिर तो तुम्हें पता ही है। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं है कि फॉर्मूला आया कहां से, ये वाले फॉर्मूले कहां से आ रहे बेटा? इसको करने का तरीका वो है, फॉर
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। बेटा किसी भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए R1 डिवाइडेड बाय RAC, AC का जो रेजिस्टेंस होगा बराबर होता है वो R2 डिवाइड बाय RCB के। अब R को लिखते हैं, RAC को लिखेंगे रो LAC डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, RBCB को लिखेंगे रो LCB डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रो बाय ए से रो बाय ए मर जाएगा, वो सीधा लेंथ के फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर है ये बातें? नोट करो जल्दी से। किया नोट सभी ने? बहुत ही शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी नोट करो। ये भी हो गया, क्या बात। चलिए भाई कुछ प्रीवियस ईयर सवाल देखे जाएं। जैसे पहला सवाल 2019 का हमारे पास आया। चलो भाई क्या बोला गया है? A moving coil galvanometer allows a full scale current of 10⁻⁻⁴ एम्पियर। बेटा घबरा मत जाना, है ना, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देख के वो गैल्वेनोमीटर की बातें कर रहा है। अलाउज अ फुल स्केल करंट ऑफ 10⁻⁴ एम्पियर। ठीक है, तो फुल स्केल करंट है ये गैल्वेनोमीटर से जो टोटल मैक्सिमम करंट जा सकता है वो कितना है? 10⁻⁻। तो IG इज द मैक्सिमम करंट जो कि किसी गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है, गिवन बाय 10⁻⁴ एम्पियर। बेटा इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में, किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ अगर सीरीज में आप कोई रेजिस्टर लगा देते हो, किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में अगर आप कोई रेजिस्टेंस लगा देते हो तो वो कहलाता, वो बन जाता है बेटा वोल्ट मीटर। वो क्या बनता है? वोल्ट मीटर बनता है। तो यहां पे बेसिकली हम पहले वोल्ट मीटर बना रहे। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाए तो वोल्ट मीटर बनता है। तो पहला टास्क हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं। is required to convert the above galvanometer into a voltmeter of range 0 to 5 volt। बेटा इस वोल्टमीटर की रेंज कितनी दे दी? रेंज मतलब मैक्सिमम कितनी रीडिंग ले सकता है वो? 5 वोल्ट की ले सकता है। रेंज मतलब मैक्सिमम कितनी रीडिंग ले सकता है? 5 वोल्ट की ले सकता है। अगर आपको याद हो तो वोल्टेज का फॉर्मूला जो बनता था, इट इज गिवन बाय IG G प्लस R। और इसी में अगर मैं रेंज को डिफाइन करूं, रेंज का फॉर्मूला डिफाइन करूं, so it will be a capital IG। अब small IG और capital IG में अंतर है। small IG is the current which is passing through the galvanometer, capital IG is the current जिसपे galvanometer maximum deflection दिखा दे। capital IG वो करंट है जिसपे galvanometer maximum deflection दिखाएगा, और जब galvanometer maximum deflection दिखाता है तो वहां पे voltmeter भी अपनी maximum reading दिखा देता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखते हैं रेंज की जगह 5 इज इक्वल्स टू IG की जगह 10⁻⁻⁴, कैपिटल G कितना है नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, प्लस का R का वैल्यू 2 × 10⁶, 2 × 10⁶। बेटा ये हो जाएगा 5 × 10⁴ इक्वल्स टू 200 × 10⁴। क्या बात है, मजा ही आ जाएगा अब तो। सही है ना? 2 × 10⁶ को 200 10⁴ लिखते हैं। ये भी 10⁴, ये भी 10⁴। सो गैल्वेनोमीटर का जब रेजिस्टेंस निकाला तो 5 माइनस का 200 × 10⁴। कुछ तो लोचा है। माइनस का 195 × 10⁴ ओम। मजा नहीं आया सर इसमें। ये क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेगेटिव, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस नेगेटिव मतलब उसने गलत बातें बोली हम लोगों से, है ना बेटा। वैसे तो मैंने इसके ऑप्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बट क्वेश्चन आई थिंक इसमें बोनस वाला बना था, बट तुम देख लेना इसका आंसर नन ऑफ दीज रहेगा। क्यों नन ऑफ दीज रहा सर? क्योंकि पहली बात तो आप इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसकी रेंज 5 वोल्ट तक नहीं होगी। फिर क्यों सर? क्योंकि अगर उसकी रेंज 5 वोल्ट तक है तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता जिसकी रेंज 5 वोल्ट हो। ठीक है, तो इस गैल्वेनोमीटर को ऐसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो जब आप इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते तो फिर क्या बात करें आगे की, छोड़ दो। वो शंट रेजिस्टेंस पूछ रहा था आपसे, भाई शंट रेजिस्टेंस तो दूर की बात है, पहले तो हम गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को ही नहीं बता सकते। तो इसने यहीं पे डाटा गलत दे दिया था, जिसकी वजह से क्वेश्चन हमारा फिर
खराब हो गया पे आके। तो हम बोलेंगे भैया जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, बोलेंगे भैया कुछ नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यही करेंगे और तो क्या है ना, यही तो कर सकते हो और तो क्या ही होगा फिर। या तो तुम्हें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस पता होता तो फिर आप शंट का वैल्यू निकाल लेते, बट गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ही नहीं पता तो कैसे निकाले इसको हम लोग फिर। सही है, चलो क्लियर है ये बातें। बढ़े आगे, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया इस बार 50 ओम का, एंड इट इंडिकेट्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन एट 4 मिली एम्पियर। बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कब दिखाता है, जब इसमें से करंट जाता है 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर का। देखा, छोटे करंट को डिफ्लेक्ट करता है। वोल्ट मीटर इज मेड यूजिंग दिस गैल्वेनोमीटर एंड अ 5 ओम रेजिस्टेंस। बेटा 5 किलो ओम मतलब 5000 ओम, 5 किलो ओम मतलब 5000 ओम का रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दिया तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर किया जा सकता है, यानी कि वो आपसे रेंज पूछ रहा है बेटा। अगर वो आपसे बोलता ना मैक्सिमम वोल्टेज कितना, यानी कि वो रेंज की बातें कर रहे हैं आप लोगों से। चलिए भाई 2019 का सवाल था अपने पास ये वाला। तो आपको भी पता है कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो उसका फॉर्मूला बनता है IG G प्लस का R। और अगर मैं रेंज की बातें कर लूं तो रेंज के लिए तो यहां पे कैपिटल IG आ जाएगा बेटा, और यहां पे लिखा जाएगा G प्लस का कैपिटल R। सो रेंज कहलाएगी यहां पे, रेंज इज इक्वल्स टू कैपिटल IG की जगह 4 इंटू 10⁻³ G 50 प्लस का कैपिटल R 5000। चलो भी, तो 50-50 हो जाएगा ये। 4 इंटू 10⁻³ इंटू 50-50 सॉल्व किया, 4 0 0 होते हैं, 5 4 20 होते हैं, तो 200 तो ये हो गए। 4 0 0 5 4 20 5 4 20 10⁻³ वोल्ट। फिर से सॉल्व किया इसको फर्दर, सो जो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ रही है, सो इट विल बी 202 इंटू 10⁻⁻1, तो V विल बी 20.2 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। अगर ऑप्शन से देखें तो 20 वोल्ट मैच करेगा यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन से देखना चाहते हो तो 20 वोल्ट मैच करवाता हो पाओगे यहाँ पे। यही है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ये बातें, समझते हो ना सब कुछ क्या चल रहा है कहानी में यहाँ पे। ओके, सो ये हमारा सेकंड सवाल भी कंप्लीट हो गया। लिख लो इसको भी, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कहता है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी पास थ्रू इट इज 0.002 एम्पियर। What resistance must be connected to it in order to convert it into an ammeter of the range 0.0 to 0.5 एम्पियर। बेटा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम का दे रखे हैं हम लोगों को इस बार। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम करंट जो कि ये मेजर कर सकता है कैपिटल IG, इट इज ऑफ 0.002 एम्पियर, बहुत अच्छी बात है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड टू इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू अ एमीटर। हम इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना रेजिस्टेंस इसके साथ लगाना पड़ेगा, शंट की बात कर रहा है वो, जिससे कि इसका रेंज हमारे पास जो आ जाए इट इज 0.5 एम्पियर का। पहली बात तो I इक्वल्स टू G प्लस का S डिवाइडेड बाय S इंटू IG होता है। याद हो आपको तो नहीं होगा, याद है ना? हाँ, कैसे याद होगा तुम्हें? रेंज इज इक्वल्स टू कैपिटल IG। अरे ठीक है ना, समझो, सदमे में तो नहीं आ गए तुम लोग, कहीं सदमे में तो नहीं आ गए ना। IG इंटू G इक्वल्स टू I माइनस का IG इंटू शंट। याद आया कुछ? गैल्वेनोमीटर के साथ अगर एक शंट लगाया जाता था सो I करंट आएगा तो IG इसमें से जाएगा, तो बचा हुआ I माइनस का IG शंट से जाएगा। सिंस दोनों पैरेलल में थे तो पोटेंशियल इनका सेम हो जाता था, तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से IG इंटू G इक्वल्स टू I माइनस। इसको सॉल्व करके ये बनता है रेंज का फॉर्मूला। 0.5 इक्वल्स टू कैपिटल IG इज 2 इंटू 10⁻³ 50
डिवाइड बाय एस प्लस का 1, पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, यहां पे गया, यहां पे ओके। सो इट विल बी योर 2.5 इंटू 10 का पावर 4 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय एस प्लस का 1, कितना बनेगा 25 इंटू 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय एस प्लस का 1। यार अगर ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1 बनेगा, कोई फर्क पड़ता है क्या? 25,000 में से 1 माइनस करूं तो कोई फर्क पड़ता है? तो अप्रोक्सीमेटली मक्कारी मार लेना, एस का वैल्यू करना 50/25,000, 0 से 0 मारा, 5 से 5 मार देना, सो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, या कहूं तो इसको 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 ओम। सो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, क्या ये आंसर बनता है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ओ हो गलती कर दी, समझ गया भाई, हमने गलती कर दी कैलकुलेशन में, थोड़ी सी करेक्ट कर लेते हैं इसको। चलो इसको सही करो, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 इधर आएगा तो 5 इंटू 10 का पावर 2 कहलाएगा, अब सही है। सो इट विल बी 250, अरे ये 2.5, ये 2 से 2.5 मरेगा, सो इट विल बी 250 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय एस प्लस का 1। भाई ये 1 इधर आएगा, 250 माइनस का 1 249 होता है, छोड़ो ना, मक्कारी कर लेते हैं यहाँ पे। तो s विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 250, 0 0 1/5, 1/5 बोले तो 0.2 ओम। तो कितना शंट लगाना पड़ेगा? 0.2 ओम का लगाना पड़ेगा, तो जाके हमारा आंसर बन करता है। मैंने गलती कर दी थी, 10 की पावर माइनस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 2 कहलाएगा, 10 की पावर माइनस 3 इधर आएगा, 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 पर जाएगा, प्लस का 2 बनेगा। अब सही है, अब सही है बिल्कुल, नोट कर लो भाई इसको यार, और कुछ नहीं है इसमें, और सच में कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बातें हैं। चलिए भी हो गया होगा, लिख लिया, समझ आती बातें। बढ़ते अगले सवाल पे। अगला सवाल जो हमसे कहता है, इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर has a non-uniform cross section such that the variation dr by dl of its resistance with the length is dr by dl which is proportional to 1 by under root of l। तो बेटा क्वेश्चन में बोला गया कि dr by dl जो है it is proportional to 1 upon under root of l है, it is proportional to 1 upon under root of l। Two equal resistances are connected as shown in the figure। आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे दो equal resistances को यहाँ पे जोड़ रखा है। The galvanometer has a zero deflection when the jockey is pointed at P। बेटा जब आपने जॉकी को पॉइंट P पे रखा तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP? AP का लेंथ L जो है हमें फाइंड करना है, तो क्या होगा वो बताओ जरा। तो अपने को लेंथ AP बताना है। तो बेटा यहां पे इक्वल रेजिस्टेंस लेट्स से ये R डैश, ये भी R डैश, ठीक है। तो वीट्स, अगर देखो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है तो हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर में अगर जीरो डिफ्लेक्शन है तो हम बोलेंगे दैट R डैश डिवाइडेड बाय RAP इज इक्वल्स टू R डैश डिवाइडेड बाय RPB। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं फॉर द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? अरे अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो जीरो डिफ्लेक्शन इसमें है, इधर का और इधर का रेशो इधर का और इधर के रेशो के बराबर आ जाएगा। सॉल्व किया यहां से तो RAP इज इक्वल्स टू RPB है बेटा। तो एक काम करते हैं, लेंथ निकालना है ना आपको, तो RAP RPB पहले हम इससे फाइंड करते हैं। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, सो dr बाय dl इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ l होता है। सो dr इक्वल्स टू k अपॉन अंडर रूट ऑफ l dl हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है अब हम लोगों को, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। सो dr को लिखते हैं k अपॉन अंडर रूट ऑफ l, dr को लिखेंगे k डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ l dl, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड्स, दोनों तरफ अगर आपने इंटीग्रेशन किया, सो इंटीग्रल ऑफ डी आर इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, एल का पावर माइनस का 1/2 डी एल इंटीग्रेशन। बेटा अगर मुझे रेजिस्टेंस बताना है एपी वाला तो लिमिट लगाएंगे, यहां पे एल का वैल्यू 0, यहां पे एल का वैल्यू एल और यहां पे एल का वैल्यू 1 है ना। तो 0 से लेके एल तक की लिमिट लगाई पहले हम लोगों ने, तो लिमिट लगाएंगे 0 से लेके एल तक की। सो यहां पे आर ए पी इक्वल्स टू के, यहां पे लिमिट होगा 2L, लिमिट विल बी 0 से लेके L तक। सो आर ए पी बनता है 2KL। K यहां पे कोई कांस्टेंट हो जाएगा, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा, है ना। तो यहां पे कंफ्यूज मत होना, क्या पता सर यहां पे K पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाए, नहीं, K इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था बेटा। सेम काम अब फिर से करने जा रहे बेटा, इंटीग्रल ऑफ डी आर इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ के टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ के टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ डी एल का पावर 1/2 माइनस का 1/2 dl। बेटा अगर यही लिमिट l से लेके 1 तक लगा दूं मैं, क्योंकि देखो यहां पे 0 से लेके यहां तक है, ठीक है। अगर यहां पे आप ओरिजिन को कंसीडर करें, अगर यहां पे आप 0 को कंसीडर करें तो यहां पे पॉइंट आएगा l, यहां पे पॉइंट आएगा 1। तो पहले लिमिट लगी 0 से लेके l तक, फिर लिमिट लगेगी l से लेके 1 तक। अरे यार अगर आपने इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया तो यहां तक l लेंथ था, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे l, 0। अभी कोऑर्डिनेट थे 0, 0। तो यहां पे पूरी लेंथ की जो वायर की जो लेंथ थी बेटा वो 1 मीटर की थी, पूरी वायर की लेंथ 1 मीटर की है, तो यहां कोऑर्डिनेट 1, 0 हो जाएंगे। तो पहले कोऑर्डिनेट जो लिमिट लगी 0 से लेके l तक, अब लिमिट लगेगी l से लेके 1 तक, बस। अब लिमिट लगाएंगे l से लेके 1 तक, तो बेटा ये बनेगा आर पी बी इक्वल्स टू के इंटू 2L, लिमिट विल बी फ्रॉम L टू 1। सो के, इसको सही करना है यहां पे, इट विल बी योर रूट L। सिमिलरली यहां पे भी 2K अंडर रूट ऑफ L, लिमिट विल बी फ्रॉम L टू 1, तो इट विल बी योर 2K 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ L, इट्स योर आर पी बी, ठीक है। तो एक हमने क्या किया, इसको सॉल्व करा, अलग अलग लिमिट्स लगाने से हमें अलग अलग वायर के रेजिस्टेंस मिल गए। एक और चीज जो हम पहले ही फाइंड करके बैठे हुए हैं वो ये है कि आर ए पी और आर पी बी बराबर है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर ली थी हम लोगों ने। सो ये फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी नो दैट आर पी ए इक्वल्स टू आर पी बी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर ए पी इक्वल्स टू आर पी बी, दोनों को इक्वेट करेंगे तो इससे मुझे अंडर रूट एल का वैल्यू मिल जाएगा, एल का वैल्यू निकालना है मुझे बेसिकली, ठीक है। सो इट विल बी 2K रूट एल, 2K अंडर रूट ऑफ L इक्वल्स टू 2K 1 माइनस का अंडर रूट ऑफ L। 2K से तो 2K मर जाएगा, रूट L प्लस का रूट L इक्वल्स टू 1, 2 अंडर रूट ऑफ L इक्वल्स टू 1, तो L अंडर रूट ऑफ L इक्वल्स टू 1/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो L इक्वल्स टू 1/4। L कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर रहेगी बातें अब आपको, L हो जाएगा 1/4, तो L इक्वल्स टू 1/4 हमारा फाइनल आंसर है। क्योंकि मुझे क्या निकालना था बेटा, लेंथ ऑफ एपी। क्या बेटा, लेंथ ऑफ एपी L था, जी सर। सो इट विल बी 1/4, 1/4 बोले तो 0.25। अरे 1/4 का मतलब 0.25 होता है, नहीं पता था, लीजिए भाई। सो यहां पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था सवाल, तो हमने लगाया, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया, इसको भी नोट कीजिए, ये भी हो गया।
इसको भी नोट कीजिए, ये भी कर लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बेटे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मीटर ब्रिज का, शोन इन द फिगर। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए से 40 सेंटीमीटर पे नल पॉइंट मिल रहा है। इफ अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द R1, बेटा R1 के साथ अगर एक 10 ओम का रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया जाए तो नल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है बाय 10 सेंटीमीटर। तो पहले से 40 सेंटीमीटर पे था, 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया तो एक नया नल पॉइंट मिलता है 50 सेंटीमीटर पे। द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द R1 प्लस 10, बेटा सबसे पहला केस इनिशियल वाला केस फर्स्ट, जब वो अकेला R1 है, नल पॉइंट मिलेगा 40 पे। तो बेटा इसके लिए आपको याद हो R1 अपॉन L 40 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 100 माइनस का 40 किया था। बेटा ये जो नल पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर पे मिला, ओवरऑल वायर का लेंथ है 100 सेंटीमीटर, सो रिमेनिंग लेंथ विल बी और 100 माइनस का 40 यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा रिमेनिंग लेंथ। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो R1 डिवाइडेड बाय R, दिस पॉइंट लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट टू बी C, सो R1 डिवाइडेड बाय RAC इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय RCB। नाउ RAC कैन बी रिटन एज रो LAC divided by area of cross section A, similarly RCB equals to rho LCB divided by area of cross section A। बेटा रो A से रो A कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे LAC और LAB वाली कहानी रह जाती है। R1 by 40 is equals to R2 divided by 60, so R1 comes out be 2R2 by 3, R1 equals to 2R2 divided by 3। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया कि R1 के साथ एक 10 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया। When a 10 ohm resistor is connected in series, case 2, when 10 ohm resistor is connected in series with R1, तो उस केस में फॉर्मूला बनेगा बेटा R1 प्लस का 10, और जो नल पॉइंट था वो पहले 40 सेंटीमीटर पे था, प्लस वो शिफ्ट हो गया 10 सेंटीमीटर और। क्वेश्चन में यही बोला है when 10 ohm resistor is connected in series with R1 the null point shift by 10 सेंटीमीटर। बेटा 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी था, नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर और आगे खिसक गया, नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर और आगे खिसक गया, अब नल पॉइंट आएगा 50 सेंटीमीटर पे। सो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर और शिफ्ट हो गया, सो इट विल बी इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाय, बेटा बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 100 माइनस का 50, ये पार्ट 50 हो गया, बची हुई लेंथ 100 माइनस का 50, सो R1 प्लस का 10 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू R2 डिवाइड बाय 50, 50 से तो 50 चला जाएगा, सो R2 विल बी और R1 प्लस का 10, ये हमारे पास एक और रिलेशन आ गया R1 R2 में। अब यहां पे ध्यान देंगे, सो R1 को 2R2 by 3 लिखा जा सकता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 की जगह 2R2 by 3 लिखने जा रहा हूं मैं, सो R2 इज इक्वल्स टू 2R2 by 3 प्लस का 10, सो इट विल बी 3R2 इक्वल्स टू 2R2 प्लस का 30, एलसीएम ले लिया, सो R2 इज इक्वल्स टू 30 ओम। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, R2 आ गया, R1 जो होगा इट विल बी 2R2 by 3, सो इट कम्स आउट बी 20 ओम। सो R1 R2 दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया, बट उसने ये नहीं पूछा आपसे कि R1 R2 क्या है, उसने तो आपसे पूछा है कि जब आपने R1 के साथ 10 ओम को सीरीज में लगाया था तो शिफ्ट हुआ 10 सेंटीमीटर का, यानी कि न्यू बैलेंसिंग पॉइंट, जो बैलेंसिंग लेंथ थी, नई वाली न्यू बैलेंसिंग लेंथ जो थी कितनी आई थी वो 50 सेंटीमीटर, हाँ
पहले कितनी थी 40 सेंटीमीटर, अभी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज हो गई, आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो बैलेंसिंग लेंथ भी इंक्रीज हो गई। तो अब आप क्या करो, ये जो रेजिस्टेंस बना था R1 प्लस 10 वाला, ये जो रेजिस्टेंस R1 प्लस 10 वाला बना था, इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टर और जोड़ दो। पैरेलल में, अगर इसके पैरेलल में रेजिस्टर जोड़ दिया तो बैलेंसिंग लेंथ कम हो जाएगी, और कम होके फिर से कितना चाहता है वो क्वेश्चन में देखेंगे, द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द R1 प्लस 10 R1 प्लस 10 के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर जोड़ा, सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जिससे कि जो नल पॉइंट है वो वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। बेटा इनिशियल वाला कितना था 40 सेंटीमीटर, तो मैं चाहता हूं कि R1 प्लस 10 में एक ऐसा रेजिस्टर जोड़ दूं, R1 प्लस 10 में एक ऐसा रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ दूं जिससे कि वो फिर से अपने इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ यानी 40 सेंटीमीटर पे आ जाए। चलो भी इस पे टास्क करते हैं। केस 3, नाउ लेट स्मॉल r be the resistance connected in parallel with R1 प्लस का 10, और इनका जो इक्विवेलेंट होगा लेट्स से उसको R डैश कह दिया, सो R डैश विल बी इक्विवेलेंट टू, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा R डैश बोला, इट विल बी 1 बाय स्मॉल r प्लस 1 डिवाइड बाय R1 प्लस का 10। So from here R dash comes out be small r R1 plus का 10 divided by small r plus R1 plus का 10। चाहो तो R1 की जगह 20 पुट कर सकते हो क्योंकि आप R1 का वैल्यू निकाल चुके हो, तो R1 की जगह 20 भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो पुट किया, सो R dash comes out be 20 plus का 10 30 r divided by small r plus का 30। चलिए भाई, तो अब एक नया रेजिस्टेंस हमें मिल चुका है, और इसके लिए जब हम सॉल्व करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज R डैश डिवाइड बाय बैलेंसिंग लेंथ कितनी चाहिए दोबारा से, जिससे कि देखो क्या बोला है, सो दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू द इनिशियल पोजीशन, नल पॉइंट अपने इनिशियल पोजीशन पे शिफ्ट हो जाए। इनिशियल पोजीशन कहां थी 40 सेंटीमीटर पे, तो आज भी नल पॉइंट मेरा 40 पे ही होना चाहिए। इक्वल्स टू R2 के साथ तो कुछ नहीं किया ना, नहीं सर, तो 100 माइनस का 40। R1 डैश की जगह पे अभी रुक जाओ, लिखते हैं डिवाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू R2 की जगह पे 30 डिवाइडेड बाय 60। लिख दें क्या ऐसा, अरे R2 का वैल्यू जान गए हो ना, अब तो कितना है 30 है, लिख दिया मैंने। सो 30 2 are 60 and 2 से ये 20 टाइम्स, सो फ्रॉम हियर R डैश कम्स आउट बी 20। नाउ R डैश की जगह 30R डिवाइड बाय 30 प्लस का R इक्वल्स टू 20। 0 से 0 चला जाएगा, कहानी उधर लेके जाओ, सो 3R इक्वल्स टू 60 प्लस का 2R। सॉल्व किया इसको, सो R का वैल्यू बनता है 60 ओम, यानी कि इतना रेजिस्टर आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा R1 प्लस 10 के साथ में। पहले अकेला R1 था, पहले अकेला R1 था, आपने 10 ओम को सीरीज में जोड़ दिया। 10 ओम को सीरीज में जोड़ने से क्या हुआ, जो बैलेंसिंग लेंथ था वो पहले 40 सेंटीमीटर पे आ रहा था, और नल पॉइंट अब शिफ्ट हो चुका था बाय 10 सेंटीमीटर। नल पॉइंट अगर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो नया बैलेंसिंग लेंथ मिला जो कि 50, क्योंकि 40 प्लस 10 50 होता है। तो जब आपने R1 के साथ 10 ओम को सीरीज में लगाया तो एक नया बैलेंसिंग लेंथ मिला 50। फिर हमने R1 R2 में रिलेशन निकाला, पहले भी R1 R2 में रिलेशन था, उसका यूज करके R1 और R2 की वैल्यू निकाल ली। अब क्योंकि एक नया बैलेंसिंग पॉइंट, एक नया नल पॉइंट हमें मिल चुका है, तो हमने क्या बोला कि यार एक काम करो, ये जो आपने 10 ओम को सीरीज में लगाया था ना, हाँ, तो अब एक नया रेजिस्टर बन गया यहाँ पे R1 प्लस 10 वाला बना ना, सीरीज में लगाया तो R1 प्लस 10 बना। इसके साथ पैरेलल में एक नया रेजिस्टर जोड़ दो, इनके साथ पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस जोड़ दो, सो दैट नल पॉइंट अपने पुरानी वाली पोजीशन पे दोबारा आ जाए। इसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टर जोड़ दो जिससे कि नल पॉइंट अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
तो बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो बैलेंसिंग लेंथ कम होगी। तो पहले तो आपने सीरीज में जोड़ा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो गई। अब आप पैरेलल में कोई रेजिस्टर जोड़ोगे तो बैलेंसिंग लेंथ फिर से कम हो जाएगी। तो हमने बोला पैरेलल में मान लीजिए स्मॉल आर रेजिस्टर को जोड़ दिया, तो बेटा इनका इक्विवेलेंट, क्योंकि R1 + 10 और स्मॉल r का इक्विवेलेंट ये बन रहा था। R1 की जगह मैंने 20 अपनी जो वैल्यू R1 की निकाली थी वो पुट कर दी, ये आ गया। बेटा इनिशियल वाली बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 40, तो वो चाहता है इनिशियल नल पॉइंट पे आ जाए फिर से। इनिशियल नल पॉइंट तो 40 सेंटीमीटर पे था, लिख दिया यहाँ पे। दूसरे रजिस्टर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, उसका अभी भी 100 - 40 चल रहा है। सॉल्व किया सॉल्व किया सॉल्व किया, स्मॉल r यानी कि वो रजिस्टर है जिसको R1 + 10 के साथ में पैरेलल में लगाया जाएगा। सो 60 ओम क्या मुझे सही ऑप्शन मिल रहा है? 60 ओम 60 ओम 60 ओम, डी ऑप्शन देखिए, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर रहेगी बातें? नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट? इसको भी नोट कर लो। हो गया? इसको भी नोट कर लो। कर लिए भी नोट? बढ़ते अगले सवाल पे। A galvanometer having a resistance of 20 ohm and 30 division on both side has figure of merit as 0.005 ampere per division. Point to be noted. क्या लिखा ये? The resistance that should be connected in series such that it can be used as a voltmeter, which can read up to 15 volt beta. बाकी सारी बातें तो सही है। वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे तो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में तो कुछ लगाना ही पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कोई रेजिस्टर तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, तो इसकी जो रीडिंग होती है बेटा, इट इज गिवन बाय IG G + R। और अगर मैं मैक्सिमम वोल्टेज की बात करूं जो ये रीड कर सकते हैं, इट इज कैपिटल IG G + R। क्या मांगे उसने आपसे? उसने क्या मांगे? हाँ, R का वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वोल्टेज 15 वोल्ट चाहिए, तो 15 = कैपिटल IG, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 प्लस का R है। सर IG की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। IG की वैल्यू दे रखी है बट वो हिडन है बेटा। हिडन मतलब उसने देखो शब्दों में बयां किया है उसने इसको, दिख रहा है एम्पियर पर डिवीजन। क्या है ये? फिगर ऑफ मैरिट, फिगर ऑफ मैरिट, एम्पियर पर डिवीजन, यानी कि कैपिटल IG डिवाइड बाय डिवीजन होता है बेटा। क्योंकि कैपिटल IG क्या है बेटा? कैपिटल IG क्या है? करंट। कैपिटल IG क्या है? करंट। सो फिगर ऑफ मैरिट जो होता है वो मैक्सिमम जो हमारे पास करंट किसी गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकता है डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ डिवीजन है। सो एज पर द क्वेश्चन बेटा, फिगर ऑफ मैरिट है 0.005 = कैपिटल IG डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं बेटा? 30 है सर, लिख दो 30। पॉइंट हटाया, अपॉन में 3 0 आ गए यहाँ पे, एक 0 से 0 मर जाएगा। IG का वैल्यू बनेगा 15, 0.15 एम्पियर। लिखो इसको यहाँ पे। सो 15 = 15/100, 20 प्लस का R। 15 से 15 मर जाएगा, तो 100 = 20 प्लस का R। सो R कम्स आउट बी 80 ओम। ये है बेटा इसका फाइनल आंसर। क्लियर रहेगी? फिगर ऑफ मेरिट, इट इज द मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं बेटे इसको, है ना। फुल स्केल करंट जो होता है, यानी कि अगर ये करंट किसी गैल्वेनोमीटर से पास हो जाए तो गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देती है उस टाइम पे। सो ये रिलेशन याद रखना, अगर सवाल आए तो इसका यूज करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट? बहुत बढ़िया। तो यहां पे हमारा ये सवालों का जो सिलसिला है वो हो जाता है समाप्त। उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आपको बताई है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए वो आपको समझ आए होंगे, फॉर्मूले रिकॉल हुए होंगे कि अच्छा ये फॉर्मूला भी था, ये फॉर्मूला भी था। और अगर ये सारी बातें हुई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट आता है और वीडियो दोबारा देखना चाहता हूं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.magnetbrain.com पे आइए और उसके बाद आपको जाना है IIT JEE डिपार्टमेंट में।
आईआईटी जेई में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा क्रैश कोर्स वाला पार्ट मिल जाएगा। जैसे आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे एक और पेज आपके सामने खुलेगा जिसपे कि आपको यहाँ पे सारे आपके रेस्पेक्टिव लेक्चर्स जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैं करा चुका हूं वो सारे चैप्टर के वीडियोस यहाँ पे सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज करके रख दिए, सो दैट आपको कहीं पे जाके वीडियो ढूंढने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और ये सारे के सारे लेक्चर्स जो होंगे बेटा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स रहेंगे, तो कभी आपको ऐसा नहीं होगा कि 2 लेक्चर या 3 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई बोल दे कि भाई सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना, या कूपन कोड लगा लो। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, इट्स ऑल ऑन यू। आपको जितने बार लेक्चर देखना आप उतने बार देखिए, जितनी आपकी डिमांड है वैसे ही उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग भी चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि वो जो लाल बटन है उसको जरूर दबा दीजिएगा, उसके बगल में जो घंटा है वो बजा दीजिएगा, सो दैट आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर पहुंचाइए और उनको भी बोलिए कि अगर जेई के लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स पे आके ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही हो रही है वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन जिसमें कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और सारे फॉर्मुलाज को कवर हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। तो बस इतनी ही बातें करंट मेजरिंग डिवाइसेस के लिए। अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको कि हम अपने अगले सेशन में कवर करेंगे। तो मेक श्योर कि आप उसके एक बार थ्योरी को या जो फॉर्मुलाज है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी